जितनी भी ये स्कॉलरशिप्स हैं ना, चाहे वो एनएसपी हो, चाहे वो स्टेट स्कॉलरशिप हो, चाहे इंस्पायर हो, कौन कौन से प्रोग्राम्स इसके अंडर, किस किस इंस्टीट्यूट्स में क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, किन किन कैटेगरीज के स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, उसकी भी हम डिटेल में आज बात करेंगे। जो भी बोर्ड में, जो भी आपका 12th बोर्ड था, उसमें आप टॉप 1% में रहे हों, आपको डिक्लेयर करना पड़ता है आपको पहले से कोई फंडिंग मिल रही है या नहीं। अगर आप कोई ऐसी स्कॉलरशिप अवेल करने जाते हैं तो वो स्कॉलरशिप हर महीने मिल जाती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई एम सागर फ्रॉम आइजर बरहमपुर और आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, वो है स्कॉलरशिप्स फॉर हायर स्टडीज़ इन इंडिया। स्पेसिफिकली आज हमारा ध्यान रहेगा अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ पे, या फिर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स जिनको हम बोलते हैं, या आपकी बीएससी भी हो सकती है नॉर्मल। तो उसमें अगर आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हैं, सेंट्रली फंडेड या स्टेट यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हैं, तो कैसे आपको किन प्रोग्राम्स के थ्रू कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स के लिए आप एलिजिबल हैं, क्या उनमें कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता है, क्या आप जनरल कैटेगरी से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपको वो ऐसे ही ऑफर कर दी जाएंगी विदाउट अप्लाइंग। एक ऐसी स्कॉलरशिप है जिसका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, वील टेल मोर अबाउट दैट। तो इसकी एलिजिबिलिटी अलग होती है डिपेंडिंग ऑन विच इंस्टीट्यूट यू आर इन दैट सेंस। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और ध्यान रखिए कि इनमें से कुछ कुछ स्कॉलरशिप्स आपकी पूरी ट्यूशन फीस वेव ऑफ कर देंगी, उनमें कुछ स्टेट स्कॉलरशिप्स आती हैं और कुछ स्कॉलरशिप्स स्टेट स्कॉलरशिप से ज़्यादा आपको फंडिंग देती हैं। और क्या क्राइटेरिया हो सकता है, क्या आप दोनों स्कॉलरशिप्स में एक टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं, अगर कर दिया तो क्या होगा, ठीक है, क्या आप दोनों को अवेल कर सकते हैं, अगर आपको पहले से कोई फेलोशिप मिल रही है, अगर आप कोई स्कूल में कुछ किया है, आपने आपको कोई फेलोशिप मिल गई, क्या उसको भी आप अवेल कर सकते हैं साथ में। तो ये सारी डिटेल्स के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आपको डिक्लेयर करना पड़ता है आपको पहले से कोई फंडिंग मिल रही है या नहीं, अगर आप कोई ऐसी स्कॉलरशिप अवेल करने जाते हैं। और खास करके एनएसपी जैसे प्रोग्राम्स जिनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल तो होते हैं बट कभी अप्लाई नहीं करते, क्योंकि या तो इंस्टीट्यूट फॉरवर्ड नहीं करता है इन्फॉर्मेशन, और कर भी देता है तो थोड़ा प्रोसेस इसका टीडियस है। अभी तो फिर भी रिफाइन हो गया है, सारा कुछ फ़ोन से हो जाता है, आपको आधार से लिंक करके पूरा प्रोसेस आपके लिए एकदम स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है। लेकिन पहले सिचुएशन बहुत ख़राब थी, तो लोग अप्लाई ही नहीं करते थे एनएसपी में, है ना। और एनएसपी कई बार सिर्फ कैटेगरीज़ के लिए ही होता है, तो किन किन कैटेगरीज़ के स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकते हैं उसकी भी हम डिटेल में आज बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं एनएसपी की पीएम यसावी फेलोशिप से। इट इज़ अवेल्ड टू स्टूडेंट्स ऑफ ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरीज, ठीक है। जनरल कैटेगरी के अनफॉर्चुनेटली एनएसपी पे अभी तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, मे बी इन द फ्यूचर कुछ अपडेट्स आए, बट एनएसपी में आपका जितना भी ट्यूशन फीस है प्लस आपको एक एक्स्ट्रा फंड दिया जाता है विच इज़ जनरली रिजर्व फॉर लैपटॉप्स, ठीक है। मतलब 40,000 50,000 कुछ फंड दिया जाता है जिससे आप एक लैपटॉप खरीद सकते हैं। तो काफ़ी बेनिफिशियल होता है और इसको आप हर साल रिन्यू करेंगे, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी इसकी जो भी है, इसकी वेबसाइट पर जाके एनएसपी स्कॉलरशिप आप टाइप करेंगे इंटरनेट पे, तो आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी। काफ़ी लंबी चौड़ी इसकी लिस्ट है, कौन कौन से प्रोग्राम्स इसके अंडर, किस किस इंस्टीट्यूट्स में क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं। और अगर आपका इंस्टीट्यूट एलिजिबल है तो वो मैंडेटरी इंस्टीट्यूट के ऑफिस को आपको वो इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करना, और आपको मेल आया भी होगा। अभी रिसेंटली हमको भी हमारे इंस्टीट्यूट से एक मेल आया है कि एनएसपी का पोर्टल खुल चुका है और 31 अक्टूबर तक स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं या रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखिए, मेल वेल थोड़ा चेक करते रहिएगा। और इसका प्रोसेस थोड़ा अजीब है। तो सबसे पहले आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको अप्लाई फ्रेश करना पड़ेगा। वहाँ पे आपका आधार से एक नंबर जनरेट होगा विच इज़ OTR। फिर गवर्नमेंट का आपको एक ऐप डाउनलोड करके आपका आधार वेरीफाई करके, और मतलब पूरा जो भी आपका फेशियल वेरिफिकेशन है, आपका बायोमेट्रिक्स फ़ोन से ही हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में आपको अपना आधार का जो है अनमास्क करना पड़ेगा, या जो भी आधार का जो ऐप होता है एम आधार ऐप, जाके आपको अनमास्क करना पड़ेगा। मास्क केस में आपका काम नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए। डॉक्यूमेंट्स को लेके काफ़ी वो पेक्यूलर होते हैं कि 20 KB से 200 KB की फ़ाइल होनी चाहिए, PDF फॉर्मेट होना चाहिए, JPEG होना चाहिए। और कई बार ये होने के बाद भी दिक्कत आती है, तो हेल्पलाइन पे पूछोगे तो उनको कुछ पता नहीं है। तो बेटर टू कंसल्ट दीज थिंग्स विद योर इंस्टीट्यूट पीपल जो इस फंडिंग या इस स्कॉलरशिप को मॉनिटर कर रहे हैं। देयर वुड बी सम पर्सन हु इज़ असाइंड दिस टास्क। तो अगर आप एनएसपी के लिए एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए, तो जाकर वो ठीक से
देख लीजिए, अप्लाई कर दीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं, सारा ही ऑनलाइन हो जाता है। नो फॉर्मल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स टू बी सेंट बाय मेल और बाय पोस्ट, या आपको जाके कुछ सबमिट नहीं करना है। सारा कुछ आपके लैपटॉप, आपके कंप्यूटर से आप खुद कर सकते हैं। आपके पास नहीं है तो अपने इंस्टीट्यूट में जो भी आपके जो भी असाइंड पर्सनस हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको आप बोल सकते हैं, वो आपके लिए ये कर देंगे। ठीक है, बाकी इसका प्रोसेस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस वेबसाइट चेक करते रहिए। अभी तो खुल गया है पोर्टल, तो आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर दीजिए इसमें। ठीक है, सो दिस इज़ वन। आपको बस हर साल इसको रिन्यू करते रहना पड़ेगा, और रिन्यू की एलिजिबिलिटी ये है कि आप किसी भी कोर्स में फेल ना हो, बस यही है, तो और कुछ नहीं है। एलिजिबिलिटी लेकिन अप्लाई करने के लिए अलग है, तो वो थोड़ा चेक कर लीजिए। ठीक है, अगले आते हैं हम स्टेट स्कॉलरशिप्स पे, और इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को इसलिए नहीं पता होता क्योंकि उनको लगता है कि हम जिस स्टेट में पढ़ाई कर रहे हैं और जिस स्टेट की डोमिसाइल है सिर्फ उसी में अवेल कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट ट्रू। तो एमपी की स्कॉलरशिप सारी ही कैटेगरीज़ के लिए वैलिड है, फॉर माय केस आई नो, क्योंकि एमपी अलाउ करता है समथिंग कॉल्ड MMVY, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। ठीक है, सो दैट गिव्स अ स्कॉलरशिप टू वेव अ फुल ट्यूशन फी इन वट एवर इंस्टीट्यूट यू आर इन, गिवन दैट दे आर सेंट्रली फंडेड और स्टेट फंडेड। कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होगा जहाँ पे आप कोई भी हायर स्टडीज़ कर रहे हैं टेक्निकल कोर्सेज में, तो आपको उस केस में ये आपको ट्यूशन फीस वेव कर देंगे। अनफॉर्चुनेटली मेस का खाना और खर्चा वर्चा आपको नहीं मिलेगा, बट इट्स अ बिग रिलीफ ऑफ योर शोल्डर्स अगर आपको ऐसी स्कॉलरशिप मिल जाती है तो। लेकिन MMVY का प्रोसेस थोड़ा सा टीडियस है। सबसे पहले आपको MMVY की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना पड़ता है, लंबा चौड़ा फॉर्म फिल करना पड़ता है, आपकी फैमिली इनकम, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, क्या रिलीजन है आपका, ये सारी डिटेल्स आपको डालनी पड़ती हैं। ठीक है, आपका क्या इंडिविजुअल इनकम है, ये भी अगर आपके पास कुछ सोर्स है, आपके पेरेंट्स की इंडिविजुअली क्या इनकम है, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट अगर है। इनकम सर्टिफिकेट तो खैर मैंडेटरी ही है क्योंकि ये एक इनकम ब्रैकेट के लिए अप्लाई होता है। हाँ, एक नोटिस ये भी है कि ज़्यादातर जो स्कॉलरशिप्स हैं, इंस्पायर, दिशा और कुछ प्राइवेट स्कॉलरशिप्स को छोड़ के, दे रिक्वायर यू टू हैव ए इनकम सर्टिफिकेट। तो अब मैं यहाँ पे फोर्जरी की बात नहीं करूँगा कि आप बनवा लो गलत इनकम सर्टिफिकेट, दैट इज़ अ क्राइम। तो अगर आप उस फाइनेंशियल ब्रैकेट में आते हैं, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर दीज स्टेट एंड नेशनल स्कॉलरशिप्स। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि सारी स्टेट नेशनल स्कॉलरशिप्स के लिए आपके पास वो होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट या जो भी इनकम सर्टिफिकेट है, देयर दीज आर देयर, राइट। तो उसके हम धीरे धीरे बात करेंगे। बट MMVY के लिए आपको एक फॉर्मल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स उनकी जो ऑफिस है वहाँ पे भेजना पड़ता है MP में जो है, तो उसके लिए आपको अपने इंस्टीट्यूट को परस्यू करना पड़ेगा, बार बार उनको रिमाइंड करना पड़ेगा। सो इट बिकम्स अ वेरी हेक्टिक थिंग टू डू। ओके, और मेरे केस में तो मैं बहुत परेशान हुआ था, 6 महीने तक मैं उनको परेशान ही कर रहा हूँ कि मेरा डॉक्यूमेंट भेज दो। फिर MP वाले ऑफिस में बोलते हैं कि ठीक से डॉक्यूमेंट नहीं भेजा है, कुछ मिसिंग है, ये मिसिंग, वो मिसिंग, फीस रिसिप्ट नहीं है, समथिंग और द अदर दे विल ट्राई टू फिगर आउट। सो टॉक टू समबडी हु इज़ ऑलरेडी अवेलिंग दीज स्कॉलरशिप्स और फेलोशिप्स, एंड दे कैन देन प्रॉपरली गाइड यू कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स किस फॉर्मेट में भेजना है। ठीक है, सो बी अ लिटिल अवेयर अबाउट दिस। चलिए अब आते हैं इंस्पायर पे, विच इज़ गिवन बाय DST। सो दिस इज़ ए स्कॉलरशिप दैट अ लॉट ऑफ पीपल टेक बेनिफिट ऑफ, स्पेशली वो जो अपने, मतलब ऑब्वियसली इसका एलिजिबिलिटी ये है कि आप अपने जो भी बोर्ड में, जो भी आपका 12th बोर्ड था, उसमें आप टॉप 1% में रहे हों। मतलब अगर आपका जो भी रिज़ल्ट आया है दैट शुड बी इन टॉप 1%। अब आप पूछोगे पता कैसे चलेगा, क्योंकि रैंक में सब तो दिखाता नहीं है। सो दिस योर इंस्टीट्यूट टेक्स केयर ऑफ। तो अगर आपके इंस्टीट्यूट में नेशनल स्कॉलरशिप्स के अंडर इंस्पायर फेलोशिप जिन जिन स्टूडेंट्स को मिलती है, उसकी एक लिस्ट इशू होती है एट द टाइम ऑफ योर एडमिशन टू दैट इंस्टीट्यूट। फॉर एग्जांपल जब हम गए थे इंस्टीट्यूट में तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट इशू हुई थी, उसमें अराउंड 200 स्टूडेंट्स में से 60 या 70 स्टूडेंट्स का नाम था जो उस पर्टिकुलर बोर्ड में, जिसमें उन्होंने अपना हायर स्टडीज़ विच इज़ 10+2 12th क्लास का मार्कशीट ऑब्टेन किया, उसमें वो टॉप 1% स्कोर में आ रहे हों। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, कई बार ये लिस्ट इनकम्प्लीट इशू होती है तो बाद में अपडेट भी हो जाती है। तो अगर आप उस लिस्ट में नहीं हैं तो आप थोड़ा वेट कीजिए, आपका इंस्टीट्यूट एक रिवाइज लिस्ट भेज देगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, कोई एप्लीकेशन कुछ नहीं भरना है, एवरीथिंग इंस्टीट्यूट टेक्स केयर ऑफ, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इंस्पायर का एक और डिटेल ये है कि आप अलग से भी अप्लाई कर सकते हैं, बट प्लीज़ चेक दैट आउट, ये सबके लिए वैलिड नहीं होता है। ठीक है, तो मोस्टली ये सिर्फ टेक्निकल प्रोग्राम्स के लिए, BTech BSc इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स वगैरह अगर आप किसी भी सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं देन यू गेट दैट। लेकिन इंस्पायर सिर्फ अच्छी बात यह है कि अंडर ग्रेड्स के लिए नहीं है, PhDs को भी इंस्पायर फेलोशिप
मिलती है। और इंस्पायर में भी अच्छा खासा आपको फंडिंग मिल जाता है। पर मंथ यू गेट 5000 रुपीज़ और आपका कंटिजेंसी में 20,000 रुपये होता है इफ़ यू डू अ प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप समवेयर वेयर द प्रोफेसर शोज़ कि हाँ आपने किया है प्रोजेक्ट एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर दैट ऑन द इंस्पायर वेबसाइट, आपको वो कंटिजेंसी इशू हो जाएगी। अब बात यही है कि जो जितनी भी ये स्कॉलरशिप्स हैं ना, चाहे वो NSP हो, चाहे वो स्टेट स्कॉलरशिप हो, चाहे इंस्पायर हो, ये आपको मंथली फ़ीस नहीं, मतलब मंथली स्कॉलरशिप या फेलोशिप नहीं देते हैं। आपको वेट करना पड़ेगा पूरा पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल का जो भी आपका एकेडमिक ईयर है, उसके बाद ही आपको वो स्कॉलरशिप इशू होगी। और NSP के केस में स्कॉलरशिप आपके आधार सीडेड अकाउंट में होती है। तो कीप इन माइंड कि जो आपका आधार कार्ड है वो किसी ना किसी बैंक अकाउंट से लिंक्ड होना चाहिए। और आपको अगर नहीं पता कि लिंक नहीं है तो आधार सीडेड की वेबसाइट पर जाके, मतलब आधार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि क्या आपका आधार कार्ड सीडेड है या नहीं किसी बैंक से। नहीं है तो जाके करा लीजिए, अदरवाइज़ कहाँ रिलीज़ होगी स्कॉलरशिप, राइट। और स्कॉलरशिप का स्टेटस भी आप NSP की वेबसाइट से ही ऑफिशियली चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपके पोर्टल में जब आपकी स्कॉलरशिप वेरीफाई हो जाएगी कि हाँ यू आर एलिजिबल, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक से दिए हैं, सेम गोज़ फॉर दिस अदर प्रोग्राम्स ऑल्सो, इंस्पायर को छोड़ के, क्योंकि वो तो इंस्टीट्यूट देखता है, तो वो आपके डायरेक्टली जो भी आधार सीडेड अकाउंट है वो इंस्टीट्यूट ही प्रोसेस कर देता है तो आ जाता है। लेकिन NSP के लिए यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस, क्योंकि ये आपको खुद ही करना पड़ेगा सारा कुछ। स्टेट स्कॉलरशिप्स में जैसे MP, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल वगैरह में होता है, देयर इट इज़ नॉट लाइक दैट। आप अपना एक बैंक सबमिट करते हैं और उसका चेक बुक जो भी आपके पास अगर पासबुक है वो सारी डिटेल्स आप सबमिट करते हैं, वो वेरीफाई होता है एंड देन दे फंड योर स्कॉलरशिप अमाउंट टू दैट डायरेक्टली। तो आपका इंस्टीट्यूट इसमें नहीं आता है कुछ कुछ केसेस में, लेकिन MP के केस में ऐसा नहीं है। MP के केस में वो आपके इंस्टीट्यूट के अकाउंट में फ़ीस ट्रांसफ़र करते हैं। सो इट बिकम्स अगेन टीडियस। तो मान लीजिए आप स्टूडेंट लोन से इंस्टीट्यूट में गए, इनिशियली आपके पास फंड्स नहीं थे, मेरे जैसे लोगों के पास प्रॉब्लम्स थे, सो आई हैड टू टेक अ बैंक लोन एंड देन गो टू माई इंस्टीट्यूट। तो उस केस में बैंक मेरा फ़ीस पे करता है इंस्टीट्यूट को, लेकिन MP भी फ़ीस पे कर रहा है इंस्टीट्यूट को, तो ये डबल फीस हो गई एक ही सेमेस्टर की। सो आई हैव टू देन आस्क माई इंस्टीट्यूट टू रीइम्बर्स दैट मनी टू मी। तो उस केस में मुझे फ़ीस रिसीट बार बार दिखाना पड़ता है, इधर उधर बैंक स्टेटमेंट्स करने पड़ते हैं, वेरी टीडियस प्रोसेस। तो कीप दिस इन माइंड, आपको फिर से मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और वैसे भी अगर आप एकेडमिक लाइफ में ये सब चीज़ें आप फेस करेंगे, थोड़ा सा दिक्कत तो आता ही है। सो बी प्रिपेयर, ठीक है। इंडियन स्टूडेंट्स होने के नाते हमको इसकी आदत लग जाती है, तो बाहर जाके हम थोड़े खुश रहते हैं, ठीक है। सो कीप दिस इन माइंड अगैन। तो आपका ये तो स्टेट्स इंस्पायर के लिए हो गया। दिशा स्कॉलरशिप इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आप नाइजर CBS में पढ़ाई कर रहे हैं, यू आर ऑफिशियली एलिजिबल फॉर दैट और आपको वो स्कॉलरशिप हर महीने मिल जाती है। तो इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस, कुछ भी आपको मेहनत नहीं करनी, बस नाइजर के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, नेक्स्ट एग्जाम अच्छे से लिखो, क्वालिफाई करो, गो टू नाइजर CBS, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और ये मंथली ही मिलती है, तो इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। तो आपका मंथली खर्चा जितना भी है, खाने पीने का, मेस का, घूमने का, वो सब भी आपका आराम से निपट जाएगा। तो ये तो बात हुई इतनी स्कॉलरशिप्स की। लास्ट में बात आती है प्राइवेट फेलोशिप्स की। तो काफ़ी सारी प्राइवेट फेलोशिप्स हैं अलग अलग इनकम ब्रैकेट्स के लिए। कुछ लोग जो ज़्यादा जिनका इनकम काफ़ी कम है, उनके लिए अलग प्रोग्राम्स होते हैं प्राइवेटली। जिनकी नॉर्मल ब्रैकेट में आता है, अलग अलग कैटेगरीज़ की अलग अलग फंडिंग होती है, तो उस केस में आप देख सकते हैं। बट प्राइवेट फेलोशिप्स में यही होता है कि लिमिटेड सीट्स होते हैं, तो सबको वो फेलोशिप नहीं मिलती है और सारे इंस्टीट्यूट्स में भी नहीं दी जाती है। तो प्राइवेट फंडिंग इज़ अ बिट टीडियस, स्पेशली इन इंडिया। अगर आप हायर स्टडीज़ की बात करें तो देयर माइट बी केसेस जो ईजिली आपको फ़ंड कर दे, बट उसमें फिर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स भी कुछ कुछ हैं जो आपकी हेल्प कर देंगे। तो उसकी हम आगे आने वाले किसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन दिस इज़ इट फॉर टुडे। अगर कोई भी क्वेरीज़ आपके मन में है, अगर आप जानना चाहते हैं कि हायर स्टडीज़ BSc या BTech या BSMS के बाद मैं अगर PhD कहीं कर रहा हूँ इंडिया में या इंडिया के बाहर, तो कौन सी और स्कॉलरशिप्स हो सकती हैं, कौन सी और फेलोशिप्स हो सकती हैं जिसमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ, या कोई प्राइवेट फंडिंग मिल जाए, या बाहर से जहाँ मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने जा रहा हूँ क्या वो मुझे कोई सेपरेट फंडिंग देगा, या मैं किसी अलग प्रोग्राम में अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं। तो इन सब की अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर ऐसी और क्वेरीज़ हैं तो कमेंट में लिख दीजिए एंड वी विल ब्रिंग अनदर वीडियो for you on that topic as well. So that is it for today. I hope this was helpful. See you next time. Take care. Bye bye.